नमस्कार, आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फॉर्मूला गुरु के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। अगले एक साल के लिए शेयर बाजार में अब तेजी देखने को मिलेगी या फिर मंदी? कौन से शेयर और सेक्टर बनाएंगे आपकी अगली दिवाली शानदार? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज हम अपने खास शो फॉर्मूला गुरु में। लेकिन क्या कुछ रहने वाला है अगले आधे घंटे में खास, जानते हैं ऑन द शो में। तो ऑन द शो में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे गुरु से कि संवत 2079 कैसा रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि 2078 में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अब 79 से क्या कुछ उम्मीदें हैं, अगले एक साल बाजार की दिशा क्या रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हम बातचीत करेंगे वो ये होगा कि दिवाली के इर्द गिर्द तमाम लोग आपसे लगातार खरीदारी की सलाह देते रहते हैं तमाम शेयरों में, लेकिन बाजार से एग्जिट कब करना चाहिए और ये बाजार एग्जिट वाला है क्या? किसी शेयर में निवेश अगर आप कर रहे हैं तो किन स्तरों पे आपको अपना नुकसान या मुनाफा बुक करना चाहिए, ये समझेंगे आज के हमारे फॉर्मूला गुरु से। और सबसे आखिर में पोर्टफोलियो बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, खासतौर से तब जब हम देख रहे हैं कि मंदी और बाजार के अंदर असमंजस की स्थिति है। इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे इस खास शो में। हमारे आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान जी। श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे गुरु बनने के लिए, फॉर्मूला गुरु। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। बिल्कुल धन्यवाद विपुल जी, आपको भी पूरे मनी नाइन फैमिली, या मैं बोल सकता हूँ कि पूरे एंटायर टीम को और साथ ही हमारे पूरे दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से, कोटक बैंक की तरफ से। आप सभी को ये जो फेस्टिव सीजन है वो काफी बढ़िया रहे और आने वाला जो पूरा साल है उसमें आपके पैसे मल्टीपल रिटर्न्स में बने। जी, अब आपसे पहला सवाल करें उससे पहले जरा देख लेते हैं कि अगली दिवाली पर तो हम चर्चा करेंगे कैसा रहेगा बाजार, लेकिन अभी एक साल के अंदर किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला। तो काफ़ी वोल्टाइल मार्केट देखने को मिला और हमने देखा कि सेंसेक्स निफ्टी में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, हालांकि बैंक निफ्टी हमने देखा थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा। अब अगर इन स्तरों से देखें तो अगले एक साल की दिशा, क्योंकि बहुत कुछ अभी भी असमंजस की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम देखें तो कैसे देख रहे हैं आप अगले एक साल में बाजार को लेकर के, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है भारतीय शेयर बाजार को। बिल्कुल, तो देखिए जैसे हमने पिछले साल जो देखे थे इवेंट्स, वो इवेंट्स अभी भी वैसे के वैसे, यानी कि 10 के 10 बने हुए हैं। कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ है। अभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो जो डॉलर इंडेक्स है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जब ये 100 के करीब था तब भी टेंशन था, अभी 115 के करीब आ चुका है। अपनी जो करेंसी थी वो तकरीबन 80 के करीब थी या 77 के करीब थी। वो गिरते हुए लगातार अभी 83 के करीब आ चुकी है। या तो रेट हाइक का जो एक्सपेक्टेशंस था पिछले साल, वो साइकिल में एक्चुअली शुरुआत हो चुकी है। तो अगर इवेंट्स को देखा जाए तो वही इवेंट चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये लग रहा है कि इन इवेंट्स में कहीं ना कहीं ब्रेक लगना है। इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आना है, कुछ ना कुछ फाइनल सॉल्यूशन आना है। और मुझे लगता है कि वो सॉल्यूशन आने वाले 2 से 3 महीने में हमें देखने मिल सकता है। अब ये सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि करेंसी लेवल पे या इन्फ्लेशन लेवल पे या रेट हाइक साइकिल के लेवल पे हम एक बार गेज कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वॉर के लेवल पे एग्जैक्टली क्या होगा उसको बोलना थोड़ा मुश्किल है। जी। तो वो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन को छोड़ देते हैं। वो देखते हैं कि शायद मार्केट उसको कैसे लेता है, वो उस वक्त देखेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है यूएस में, और उसके ऊपर जो लगाम वो लोग बनाने के लिए जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, आई थिंक उसका 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ हमें एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिलेगा। और उसके बाद हमें लगता है कि हमारी करेंसी थोड़ी अप्रिशिएट होने लगेगी, डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक होगा और इवेंचुअली वापस ये जो एक ग्रोथ की जो एक ट्रेन जो है वो वापस पटरी पे आती हुई दिखेगी। अब सवाल यही है कि अब अगर हम अगले एक साल का नजरिया लें तो अभी आप खरीदारी की सलाह देंगे बाजार में और दे रहे हैं, तो सेक्टर कौन सा चुने, किस तरह के शेयरों में निवेश करना चाहिए? क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं कि बहुत कुछ चीज़ें तो खबरों के ऊपर निर्भर करेंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉर को लेकर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो रिसेशन की बात हो रही है उस पर कब तक विराम लगेगा।
तो वैसे आप कौन से सेक्टर कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या कुछ रिकमेंड कर रहे हैं अपने आप जो क्लाइंट्स हैं उनको? बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि अगर अगर इवेंट अगर अनसर्टन होता है तो हमें ऑलवेज हमारा जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो फोकस होना चाहिए वो कंजम्पशन थियरी थीम के ऊपर होना चाहिए। और जहां से भी कंजम्पशन आ रहा है वहां पे अगर आप ज्यादा फोकस करते हो तो वो ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्फिडेंट प्ले होता है इस पर्टिकुलर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ से अगर हम कंजम्पशन के अगर कुछ दो चार सेक्टर्स की अगर बात करें जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन अगर है, तो अगर आप लेते हो ऑटोमोबाइल्स है या मैन्युफैक्चरिंग है, या आप पकड़ लीजिए एफएमसीजी है, और इन सब का अगर किसी के साथ अगर कोई कनेक्शन है तो वो है फाइनेंशियल्स, तो बीएफएसआई है। तो इन चार सेक्टर पे अगर आप फोकस करते हो और इन्हीं में से कुछ एक स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो जी। तो मुझे लगता है कि आपके बेहतर रिटर्न्स बनेंगे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एक कॉन्ट्रा बेट्स लेना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट कुछ एक सेक्टर्स के लिए या कुछ एक कंपनीज के लिए काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है, तो जी। उनमें भी हम कुछ कॉन्ट्रा व्यू लेके चल सकते हैं। जी। अगले सवाल पर आए उससे पहले जरा ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को हम दिखा दें कि किस तरह 2018-78 संवत में किस तरीके से बाजार की दिशा रही है, किस तरीके का प्रदर्शन बाजार ने दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि करीब 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न निफ्टी ने दिया है। सेंसेक्स में करीब 1.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। मिड कैप इंडेक्स जो है करीब 2.25% टूटा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं 1.25% के आसपास की गिरावट है। हालांकि बैंक निफ्टी इन सब में जो है हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। करीब 3% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि अगली दिवाली तक बाजार की दिशा किस तरीके से दिखाई देती है। और जैसा श्रीकांत जी कह रहे थे कि काफ़ी चीज़ों पर जो है स्पष्टता जो है अगले 1 से 2 महीने 3 महीने में आ जाएगी। हालांकि वॉर फ्रंट ऐसा है कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज की हम जो थीम हम लेकर के चल रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको ऑन द शो में ये बताया, उस पर अब बातचीत करते हैं। और सभी लोग जो है निवेश की सलाह देते हैं, तमाम हम भी एक्सपर्ट से पूछते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है श्रीकांत जी कि एग्जिट कहाँ किया जाए। हम देखते हैं कोई 100 रुपये का शेयर 200 रुपये चला गया, लोगों को लगता नहीं हमारा तो लॉन्ग टर्म है, फिर वो 200 का शेयर 78 पे आ गया, तब भी वो बने हुए लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ। ऐसे में एग्जिट की लेकर के क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे पहले तो। और उसके बाद जब हम आज का फॉर्मूला गुरु का ज्ञान आपसे लेंगे तो इस पर और विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन इन जनरल आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल। तो देखिए, एग्जिट स्ट्रैटेजी जानना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, और वो धड़ाके से यानी कि मार्केट में एंट्री ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, और उसके बाद जब मार्केट या तो क्रैश होता है या तो उनके इन्वेस्टमेंट्स में अगर जब कुछ क्रैक आता है तब जाके वो ढूंढने लगते हैं कि इसमें से एग्जिट कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है ये आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है, और मुझे लगता है कि ये हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं मेरे वेबिनार या सेमिनार में, वो यही है कि अगर हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के अगर जंग में अगर उतरते हैं तो उस वक्त हमें एज अ अर्जुन जैसे बिहेव करना है, हमें अभिमन्यु जैसे बिहेव नहीं करना है। अभिमन्यु जिसको पता था कि एंटर कैसे करना है लेकिन एग्जिट कैसे करना है वो जानता नहीं था। तो वही एक स्ट्रैटेजी हम आज लेके आए, और मुझे लगता है कि ये हमारे दर्शकों को बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि अर्जुन बनना चाहिए, अभिमन्यु नहीं बनना चाहिए। और इस उदाहरण को आप इस तरीके से समझे कि अभिमन्यु को एंट्री तो पता थी लेकिन एग्जिट नहीं पता था, और जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान हुआ, उनकी मृत्यु तक हुई है। तो आप अगर शेयर बाजार में जा रहे हैं तो एग्जिट का रास्ता क्या होगा, वो हम अगले सवाल पे जाएं। सर, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ही हम आपसे जो आज का फॉर्मूला है, आज का जो गुरु ज्ञान है आपका, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आप जो फॉर्मूला भी हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं। तो आपसे सवाल यही होगा कि क्या कुछ फॉर्मूला, इसका कोई फिक्स फार्मूला होना चाहिए हमारे दर्शकों को? जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग नए निवेशक हैं, उनको किस आधार पर लगता है कि अगर नुकसान हो रहा है तो कहाँ निकलना चाहिए, मुनाफा कितने % अगर उनको मुनाफा मिल रहा है तो एग्जिट करना चाहिए? क्या कुछ गुरु ज्ञान आप देना चाहेंगे इस सेगमेंट में? बिल्कुल। तो देखिए, अगर मैं दो चीजों पे अगर ध्यान देता हूँ कि अगर मुझे मुनाफा हो रहा है तो मुझे कब निकलना है, और अगर लॉस हो रहा है तो मुझे कब एग्जिट करना है। इन दोनों चीजों को अगर अलग अलग करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि मुनाफे के लिए मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्टर या ट्रेडर को कुछ भूलना पड़ता है।
जी। वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। कई बार वो उन्हीं स्टॉक्स को बेचते हैं जो स्टॉक्स आगे जाके मल्टीपल रिटर्न्स देते हैं, और जहां पे निकल नहीं सकते वहां पे अटके हुए रहते हैं, राइट। तो अगर हम सबसे पहले, मुझे लगता है कि विपुल जी ये डिस्कस करेंगे कि हमें लॉस में कैसे निकलना है। प्रॉफिट के लिए मैं डेफिनेटली लूंगा, लेकिन आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर टाइम, तो जी। काफी एक शॉर्ट समरी मैं आपको बता सकूंगा उसके बारे में। बिल्कुल। थोड़ा सा हम लॉस, जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स में हमें हमें लॉस हो रही है, या तो जो ट्रेडिंग पोजीशंस में हमें लॉस हो रही है, उसमें से कैसे निकलना है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे पोर्टफोलियो में आपको आपके पोर्टफोलियो में ये देखना है कि कौन से लार्ज कैप कंपनीज हैं और कौन से मिड टू स्मॉल कैप कंपनीज हैं। जी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने इस मार्केट में 20 साल निकाले हैं, लेकिन मेरे साथ जो मेरे कुछ कलीग हैं, या जो मेरे हमारे जो कंपनी में जो मेरे सीनियर्स हैं, जी। उन्होंने तो शायद 30 से 40 साल निकाले हैं। तो उनका भी एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, अगर मैं पूरा एक कंबाइन करके अगर आपके सामने पेश करूं, तो बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन है। अगर आपके पास अगर लार्ज कैप कंपनीज है, जैसे कि निफ्टी 50 की अगर आपके पास कंपनीज है, जी। तो आप उनमें से इमीडिएट एग्जिट होने का ना सोचें। यानी अगर आप लेते वक्त ही 10 बार सोचिए कि मैं क्या ले रहा हूं। जी। अगर मैं रिलायंस ले रहा हूं, तो यहां से कम 5 से 10 साल रखूंगा। अगर मैं यहाँ से इंफोसिस ले रहा हूं, तो मैं कम से कम 5 साल तो आपको रखना पड़ेगा। अगर ये आपके माइंड में अगर होराइजन अगर है, तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए। 1 या 2 साल में इमीडिएटली आपके स्टॉक के ऊपर आपने लिए हुए एंट्री से आपके रिटर्न्स बनेंगे, वो काफी मुश्किल होता है। तो लार्ज कैप लेते वक्त 10 बार सोचिए, लेकिन एक बार लेने के बाद आप उसमें से एग्जिट आपको नहीं लेना है। अगर उस कंपनी में अगर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर इशू आ जाता है, जैसे बहुत पहले, अगर आपको पता होगा सत्यम जी, जी। विपुल जी, कि जी। सत्यम कॉम्पिटेंस में ऐसा एक बिल्कुल। प्रॉब्लम आया था। बिल्कुल। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक ये था, आपने कौन सा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, या तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है कि जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आए थे, और इवेंचुअली फिर ये कंपनीज डीलिस्ट हो गई थी। तो जैसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू अगर आते हैं, जैसे कि आपने वेरी शॉर्ट टर्म में आपने देखा होगा, ये कौन सा, अ, दीवान हाउसिंग था, राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हाँ, तो दीवान हाउसिंग में भी ऐसे ही था कि जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया, ये 800 वाला स्टॉक 400 खुला था। जी। आप अगर 400 में भी बेच देते तो आप फायदे में रहते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपके पास अगर कोई लार्ज कैप कंपनी अगर है, जी। बट अगर उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर इशू आता है, तो आप उसमें से एग्जिट कीजिए। अदरवाइज आप इसे पकड़े रहिए। आपको आने वाले 4 से 5 साल में बिल्कुल आपके कॉस्ट के ऊपर के रिटर्न्स बिल्कुल देके जाएगा। अगर आपके पास मिड या स्मॉल साइज कंपनी है, तो जी। आप लेते वक्त ये मान लीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में 50% लॉस हो सकता है। उसका रीजन ये है, क्योंकि ये मिड या स्मॉल कैप कंपनी जो होती है, वो एक स्टोरी के ऊपर चलती है। उनमें एक स्टोरी बनती रहती है, एक एक इनकी पूरी आगे की जो कहानी होती है, वो अनफोल्ड होनी बाकी होती है। और अगर उस अनफोल्ड होते होते अगर कोई बड़े इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि बीच में एक इवेंट आया था पैंडेमिक, उसके बिल्कुल। पहले एक इवेंट आया था डीमोनेटाइजेशन। अगर ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं जो कंपनी को अगर डेंट कर जाएंगे, तो फिर उस कंपनी का चलना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त आपको, समझ लो अगर आपने 100 रुपए में अगर कोई कंपनी ली है, तो आपको ये पकड़ के चलना है कि मैंने ये इसे इसे इसलिए खरीदा है क्योंकि इसमें कोई ना कोई स्टोरी पक रही है, इसका कोई ना कोई बिजनेस आगे जाके अनफोल्ड होने वाला है, और तब जाके इसमें रिटर्न्स बनेंगे। बट जी। आज के तारीख में अगर इस कंपनी के लिए अगर कोई भी इकोनॉमिक बेसिस पे अगर कोई इवेंट अगर ट्रिगर होता है, तो ये स्टॉक गिर सकता है पूरी तरीके से। तब आपका स्टॉप लॉस 50% ऑफ योर कॉस्ट होना काफी जरूरी है। यानी 100 में अगर लिया, तो आपको 50 में बेचने की ताकत होनी चाहिए, और अगर 50 के नीचे अगर वो जाता है, तो आपको एग्जिट करना है, और फिर वापस उस पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं देखना नहीं है। लेना। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको प्रॉफिट में कैसे निकलना है, अगर वो जानना है, जी। तो आप देखिए, बैंक में आपके रिटर्न्स बनते हैं तकरीबन 7 to 8%। जी। या आप अगर किधर बाहर अगर प्राइवेटली अगर फंड्स को अगर देते हो, तो शायद 10% तक बनेंगे। आपके रिटर्न्स अगर 20% से 25% के बीच में अगर बन रहे हैं, जी। तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर पार्शियली प्रॉफिट बुक करना काफी जरूरी है। विपुल जी देखिए, फाइनली इवेंचुअली आपके जी। पोर्टफोलियो को आप जितना कॉस्ट वाइज कम करते रहेंगे, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को आप जितना कॉस्ट वाइज कम करोगे,
उतना ही आपका पोर्टफोलियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता फायदेमंद है। होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और एक एक तरीके से आपने जो फॉर्मूला बताया कि लार्ज कैप अगर है तो उसमें से तब तक नहीं निकलना है जब तक कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ना हो। मिड कैप स्मॉल कैप में क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी मिल गई। एक बार चाहेंगे फिर से जरा हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा सकें। तो सबसे पहला मंत्र ये है कि आपको शेयर बाजार में अभिमन्यु नहीं बनना है, अर्जुन बनिए, जहां पर आपको एग्जिट का रास्ता पता होना चाहिए। लार्ज कैप में अभी ये कहा गया है कि निवेश करने से पहले कहाँ आपको निकलना है, इसकी रणनीति आप तैयार रखें, ये कहना है श्रीकांत जी का। इसके अलावा श्रीकांत जी ने आपको ये समझाया कि लार्ज कैप शेयरों में तभी निकले जबकि वहाँ पर कोई नेगेटिव खबर हो, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया हो। अदरवाइज शेयर चुनने में समय लगाएं और उसके बाद थोड़ा समय दें शेयर को। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में अगर 50% तक नीचे आ जाए तो भी आपके पास धैर्य होना चाहिए, और उसके नीचे जाए तो नुकसान बुक करने की भी क्षमता होनी चाहिए। प्रॉफिट में अगर आप हैं तो एक 10% 20% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो अच्छा रिटर्न है, आप पार्शली प्रॉफिट वहाँ पर बुक कर सकते हैं। अब एक इंडेक्स पे आपसे बातचीत करना चाहेंगे। अभी हमने दिखाया कि 2078 में ज़्यादातर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, लेकिन बैंक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया 3% के आसपास का। लेकिन मिड कैप बैंक्स की अगर हम बात करें वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यूको हो, जेके बैंक हो, और भी बहुत सारे छोटे मझोले बैंक्स हैं। यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? और बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आते हैं कि सब कुछ बाजार चल रहा है लेकिन हमारा ही शेयर नहीं चल रहा। यहाँ पर क्या किया जा सकता है और क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे? कैसे देख रहे हैं अगला एक साल मिड कैप बैंक्स के लिए? बिल्कुल, तो देखिए वैसे ये पूरे सेक्टर में अभी अगर देखा जाए तो बिल्कुल मोमेंटम बना है, और एक यहाँ से ऐसे लगता है कि ये सेक्टर और भी आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। जी लेकिन चूंकि ये एक मैं कह सकूंगा कि एक प्राइमरी स्टेज है जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आने की शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है कि ये दौर थोड़ा और चलेगा। और इस दौर में जब एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या इन जैसे जो टॉप रेटेड जो हाई कैप या लार्ज बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि एनबीएफसीज है, जब ये ओवर प्राइज्ड होने लगे तब जाके जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो स्मॉल कैप या मिड कैप बैंक्स में आएगा। जी और तब जाके हमें लगता है कि यूको बैंक या जेएनके बैंक जैसे जो बैंक है वहां पे हमें एक्शन देखने मिलेगी। ये हमेशा का ट्रेंड होता है, ये ऐसे ही चलता है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, अगर किसी इन्वेस्टर या किसी फंड मैनेजर को अगर जाके अगर कोई पूछता है कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना है, वो यकीनन बोलेगा मुझे यहाँ से इस लेवल से भी एक जो टॉप 3 बैंक्स है उसमें से कोई एक बैंक ले लीजिए। बट वो ये नहीं कहेगा कि आप कोई स्मॉल कैप बैंक ले लीजिए। बट यस, अगर आने वाले 3 या 6 महीने के बाद अगर वही बैंक अगर ओवर प्राइस्ड हो जाती है इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स, तब वो कहेंगे कि ठीक है अभी मार्केट वैसे अच्छा ही है और फाइनेंशियल स्पेस अच्छा कर रहा है, बट इस लेवल पे जो फंडामेंटली चिप दिख रही है आप उस बैंक को लीजिए, और तब आपको उस वक्त रिटर्न्स मिलेंगे आपके स्मॉल या मिड साइज बैंक। चलिए, अब जरा अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हमें सवाल भेजते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम अपने बिल्कुल। फॉर्मूला गुरु से लेते हैं। तो सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है और आप पूछना चाह रहे हैं, तरीका बहुत आसान है। हर बार की तरह आपको सिर्फ अपने व्हाट्सएप से एक मैसेज करना है और अपना सवाल लिखें, अपना नाम और शहर का नाम लिखें। सबसे पहले FG यानी फॉर्मूला गुरु लिखें, उसके बाद से अपना सवाल लिखें। सवाल थोड़ा डिटेल में दें, कितने लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या नज़रिया है आपका, ताकि सही राय जो है अपने एक्सपर्ट से हम आपके लिए ले सकें। 93112187 ये हमारा दूरभाष क्रमांक है, मोबाइल नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा मेल के माध्यम से भी आप ईमेल के माध्यम से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। myinquiry@tv9.com पे अपना सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए, आज की पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं कानपुर से। इन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, अभी हम चर्चा भी खैर कर रहे थे मिड कैप बैंकिंग पे, और 37 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। एक साल से फिलहाल ये होल्ड कर रही हैं। अब ये जानना चाह रही हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या और इंतज़ार करें। शुक्रवार को हमने देखा कि एक अच्छी खासा मोमेंटम देखने को मिला था और इनके खरीद भाव से अब सिर्फ 2-3 रुपये नीचे रह गए हैं। अभी स्विच करें, होल्ड करें, क्या करना चाहिए श्रीकांत जी? स्विच करें। मुझे लगता है कि जेएनके बैंक अभी उनके कॉस्ट के काफी नजदीक आ चुका है। एक साल की इनकी होल्डिंग थी, कुछ रिटर्न्स बने नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो इंडेक्स में भी वैसे कोई खास रिटर्न बने नहीं है। बिल्कुल। बट यस, आपके लिए एक अच्छा मौका है कि जब यहाँ से कुछ लार्ज कैप या मिड साइज बैंक में अच्छी तेजी समझ में आ रही है, तो आप वहां पे
इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल पे आप जेएनके बैंक को भेजें और आपके जो भी फंड्स आपके पास रिलीज होंगे आप उनको कैनरा बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि कम से कम ये 280-290 के लेवल्स दिखा सकता है, जो एक 10 से 15% की करंट लेवल से हमें लगता है कि अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल सकती है। बट ओवर द पीरियड भी हमें लगता है कि इसमें और भी अपग्रेड्स आ सकते हैं। तो आपके भाव के नज़दीक है, एक साल से आप होल्ड कर रही हैं, आपके लिए सलाह है आप चाहें तो कैनरा बैंक में स्विच कर सकती है, वहाँ पे 10 से 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ लखनऊ से हैं, अवधेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। नमस्कार अवधेश जी, बताइए कैसे हैं आप और क्या प्रश्न है आपका? सर मैं बहुत बढ़िया सर, दिवाली की पूरे आपकी मनी नाइन की टीम को दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रश्न क्या है सर आपका? सर मैंने 145 अशोक लीलैंड के शेयर खरीदे थे 130 रुपए के भाव पर। अच्छा अच्छा। लेकिन किन स्तर पर मुनाफा बुक करना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए तो पूछते थोड़ा अगर आप हैं, अभी बताएं। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर कम से कम कुछ महीनों तक अभी होल्ड कर सकता हूँ इसे। अच्छा अच्छा, चलिए पूछते हैं क्या कुछ सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। श्रीकांत जी, क्या कुछ सलाह रहेगी? एमएनएम अशोक लेलैंड के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और अभी होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करना चाहिए या इनको एग्जिट करना चाहिए यहाँ पे? तो देखिए मुझे लगता है कि विपुल जी यहाँ पे जो अशोक लेलैंड है नो डाउट एक अच्छा कैंडिडेट है, अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना काफी जरूरी है इस पर्टिकुलर मार्केट में। इन टर्म्स ऑफ अगर मेरे पास अगर कोई कंपनी है जिसका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जैसे कि जो कमर्शियल व्हीकल्स में भी है, ट्रैक्टर्स में भी है, ईवी में भी आने की कोशिश कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, अगर मैं इन सबको अगर एक कॉम्बिनेशन में या किसी एक कंपनी में अगर देखता हूं तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो मैं ये कहूंगा कि करंट लेवल से आप आपका जो भी मुनाफा, आपको मामूली सा मुनाफा हो रहा है लेकिन जो भी हो रहा है मुनाफा आप वसूलिए और ये पर्टिकुलर फंड्स को आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में रखिए। हमें लगता है कि ये जो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो कंपनी जो है जी। वो आने वाले कुछ महीनों में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो एक साल के नजरिए से हमें लगता है 1500 की टारगेट से लेके आ सकता है और जैसे ये ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस है हमें लगता है कि इसमें और भी अपग्रेड्स देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से अशोक लेलैंड को बेचे और आप एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा में शिफ्ट हो सकते हैं। तो एमएनएम में आप शिफ्ट हो सकते हैं, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। अगले दर्शक के पास चलते हैं, हमारे साथ अब मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। बताइए मनोज जी, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? और सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी शुभकामनाएं दीपावली की। जी मेरा क्या? सवाल ये है, मेरा बेटा 12 साल का है और मैं करीब 1 लाख रुपए उसकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कोई शेयर सजेस्ट कर सकते हैं क्या आप? अच्छा अच्छा, ठीक है, ये अच्छी बात है कि काफ़ी लंबा नज़रिया आपने रखा हुआ है और बच्चे के एजुकेशन के लिए तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं। श्रीकांत जी, ऐसे जो लोग 10 साल 8 साल का 12 साल का अगर इनका नज़रिया है, मान लीजिए 20-21 साल में चाहिए होगा तो 8-9 साल का इनका नज़रिया है, क्या ऐसे में सुरक्षित रिटर्न कहाँ मिल सकता है? क्योंकि ये बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे हैं और यहाँ पे वो कतई ये नहीं चाहेंगे कि उनको नुकसान हो। बिल्कुल, तो मनोज जी आपका ये जो ख्याल है वो काफी नेक ख्याल है और इनफैक्ट हमारे पास ऐसे कई सारे हमारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं, वो हमें यही पूछते हैं कि यहाँ से अगर 10 से 15 साल का अगर नजरिया है तो क्या लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो विपुल जी यहाँ से 10 से 15 साल का नजरिया लेना बहुत मुश्किल होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बिल्कुल। अगर मैं शॉर्ट आंसर करूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चल सकता है, लेकिन मार्केट्स में इवेंट्स बनते रहते हैं और कौन सी कंपनी कब डूब जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। वैसे बहुत कम कंपनीज डूबती है, लेकिन अगर डूबती है तो फिर वो यानी कि ऑलमोस्ट जीरो लेवल्स पे आ जाती है। तो बेटर ये रहेगा आपके लिए कि अगर आपका बच्चा अगर 12 साल का है और 12 साल से अगर पकड़ लीजिए कि अगर वो हायर एजुकेशन के लिए यानी कि 10 से 12 साल के बाद यहाँ से वो हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, राइट। तो बिल्कुल। ये 10-12 साल में मुझे लगता है कि कोई स्टॉक के ऊपर व्यू लेने से बेटर है आप ईटीएफ पे व्यू लीजिए, निफ्टी या सेंसेक्स पे व्यू लीजिए। निफ्टी 20 करके एक ईटीएफ अवेलेबल है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए जो है इन्वेस्टमेंट के आप एट अ टाइम उसको 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय बाइंग निफ्टी 20। या तो फिर आप उसको ट्रांचेस में डालिए, लेकिन आप आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ईटीएफ में रखिए और ईटीएफ के फायदे बहुत सारे होते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल जी एक बार इसके ऊपर एक आप शो भी कर लेना
तो वो ज्यादा बिल्कुल। फायदेमंद होगा हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन ईटीएफ में पैसा रखना 10 से 12 साल के लिए या 15 साल के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। नहीं, और आपने अच्छा सुझाव दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ ही ये शो किया जाएगा, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। अगले दर्शक के पास चलते हैं। विपिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से। विपिन जी नमस्कार। विपिन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल जी सुन पा रहे हैं। जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न यही कि मैंने 1000 आरपीएफ के शेयर खरीदे थे 102 रुपए के भाव पर। अच्छा, अभी काफी नुकसान बुक कर रहा हूँ, तो अभी क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अभी आप नुकसान में कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं अभी आप इसे? सर समझ लीजिए 5-6 महीने तक अभी तो होल्ड करने 5-6 का महीने नजरिया तक, देख 5-6 सकता महीने, है। ठीक ठीक। पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी। फर्टिलाइजर पे ओवरऑल व्यू क्या आपका इस समय देखने को मिल रहा है? इंटरनेशनली हमने देखा कि कीमतें थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी, खासतौर से रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जो है फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आरसीएफ इन्होंने ले रखे हैं, अभी होल्ड करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इसे होल्ड करके चलें, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पूरे केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब इंडस्ट्री में एक नया मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो रहा है, या तो बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक तो एक्सपोर्ट भी काफी जोर से बढ़ते जा रहा है इन सब कंपनीज का, और साथ ही साथ डोमेस्टिक लेवल पे भी डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो हमें लगता है कि आरसीएफ को बिल्कुल होल्ड करके चले। हमें लगता है कि 150 से 250 के लेवल से दिखा सकता है, लेकिन कम से कम 150 के लेवल्स इसे बिल्कुल हम आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो 5 महीने या 6 महीने का है, मुझे लगता है आप थोड़ा लंबा रखिए। आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम देना जरूरी है। थोड़ा समय दीजिए, आपको अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा नज़रिया आप बड़ा रखिए तो रिटर्न भी आपको बड़े मिलेंगे। अगले दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, मुस्तफ़ा शेख जी ने अपना प्रश्न भेजा है। और मुस्तफ़ा शेख जिसे फ़िलहाल उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल पूछा, और इनके पास सुवेन लाइफ साइंसेस के इनके पास शेयर हैं, और इन्होंने 81 रुपये के भाव पर ये शेयर लिए हुए हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि अभी करंट लेवल पे क्या हम इसमें और एवरेजिंग कर लें, क्या सजेस्ट करेंगे? इन लेवल्स पे और एवरेज करना चाहिए इनको? ऑलरेडी काफ़ी नुकसान में आ चुके हैं ये। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारी सलाह यह रहेगी कि ये स्टॉक जैसे है इस कंपनी में आगे का फ्यूचर वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा अनसर्टन रहेगा। और हमें लगता है कि इस लेवल पे जैसे फार्मा स्टॉक्स में काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स अभी आ रहे हैं, क्योंकि एक रिसेशन का दौर शायद वर्ल्ड वाइड आ सकता है, तो इसकी वजह से काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स फार्मास्यूटिकल्स में आ रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ से करंट लेवल से सिप्ला, सन फार्मा जैसे कंपनीज वेरी शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो इट इज बेटर कि आप इस लेवल पे सुवेन लाइफ में से एग्जिट कर लें, और आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप या तो सन फार्मा या तो सिप्ला में शिफ्ट कर लें। तो सन फार्मा, सिप्ला, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप नुकसान मत बढ़ाइए, एग्जिट कर लीजिए। और एग्जिट करना कितना महत्वपूर्ण है ये हमने आपको आज फॉर्मूला गुरु में बताया है विस्तार पूर्वक। आज का गुरु ज्ञान इसी पर था, और अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ रहा है। लेकिन जाते जाते वैसे सामान्य तौर पर तो गुरुओं को दक्षिणा दी जाती है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं। जो गुरु होते हैं उनसे ही अपने दर्शकों के लिए दक्षिणा लेते हैं। तो अगले साल तक के लिए अगर हम 1 साल का व्यू लें, आपके पसंदीदा 1-2 शेयर कोई जो आप यहाँ पर इन स्तरों पे खरीदारी की सलाह देंगे, एक तोहफा दिवाली का हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली हो और अगर हम यहाँ से कुछ स्टॉक आइडियाज ना दे तो वैसे वो तो चलना नहीं है। बिल्कुल। और वो तो देनी चाहिए। और हमें लगता है कि देखिए मार्केट ने जैसे आपने बताया कि 1% के करीब का प्लस माइनस रिटर्न दिखाया है। लेकिन इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर आपने देखा होगा कि पिछले 12 महीने में काफी उथल पुथल हमने देखी है। बट इवेंचुअली फाइनली देखा जाए तो मार्केट उसी लेवल्स पे है, और इस बार जो डोमेस्टिक लेवल पे जो हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा है मार्केट में, हमें लगता है कि आने वाला साल भी एक अच्छा बेहतर साल रहेगा इन्वेस्टर्स लोगों के लिए। तो लार्ज कैप कंपनीज में फोकस कीजिए। हमें लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करंट लेवल से खरीद के चले, जो 565-560 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो और खरीदे। 500 रुपए तक का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू अगर है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट व्यू है, तो आप स्टेट बैंक को पकड़ के रखिए। हमें लगता है ये कम से कम 700 के लेवल्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स दिखा सकता है, और साथ ही साथ अपग्रेड्स भी एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ मैं कुछ कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहूंगा, और उस कॉन्ट्रा व्यू में मुझे लगता है कि इन्फोसिस ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे खरीद के चल सकते हैं। इन्फोसिस करंटली 1500 के करीब है, और यहाँ से 1750 के टारगेट्स यानी 1750 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं।
स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा तकरीबन 1350 के करीब का। तो करंट लेवल से खरीदे, कुछ अगर और करेक्शन आता है तो 1450 के करीब भी आप इसे खरीद सकते हैं। इवेंचुअली लगता है कि ये स्टॉक 1750 के लेवल दिखा सकता है। तो दो स्टॉक आइडियाज़ आपको रिकमेंड किए गए हैं, एक तो एसबीआई और दूसरा इन्फोसिस। इन्फोसिस में 1750 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 700 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा निवेश करें और अगली दिवाली तक आपके पास अच्छे खासे पैसे हों। श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारा फॉर्मूला गुरु बनने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए कि ख़ासतौर से इस बाज़ार में जब सब लोग खरीदने की सलाह देते हैं, ये बताने के लिए कि एग्ज़िट को जानना कितना महत्वपूर्ण है अगर आप सिर्फ लोग दूसरों को देख करके निवेश करने आने जा रहे हैं। तो आपकी पूरी टीम को, कोटक की टीम को, कोटक बैंक की टीम को, कोटक सिक्योरिटीज़ की टीम को बहुत बहुत मनी9 की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। ये वर्ष सबके लिए मंगलकारी हो, पूरे देश के लिए मंगलकारी हो, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद विपुल जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल अब फॉर्मूला गुरु को समेटने का वक्त आ गया है और चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रसन्नता के साथ ये त्यौहार उत्सव मनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बने, इस पूरे देश पर बने, पूरे विश्व पर बने। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और अपनी जेब से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लगातार मनी9। फिलहाल के लिए नमस्कार।